हेलो गाइस, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैजिक। और बेसिकली हमने क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 क्लियर करे थे। और वन शॉट में हमने सारे बेसिक और सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सारे क्लियर करे थे एक वन शॉट में। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है, हिंदी में हम कहते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल। क्लास 9 का चैप्टर है और आप सबको पता ही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और इस चैप्टर को देखने से पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का जो वन शॉट वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से आप क्लियर कर लें, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस जो लाइन में रैखिक समीकरण आ रहा है, तो रैखिक समीकरण है क्या सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, और फिर हम आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैखिक क्या है। समीकरण बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैखिक क्या है। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, राइट, मतलब कि बहुपद, जहां पे हमने घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर 3 टाइप में बहुपदों को बांटा था, जिसमें पहला था रैखिक या फिर कहते हैं लीनियर, दूसरा था द्विघात जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, और तीसरा था जो त्रिघात जिसे कहते हैं क्यूबिक। ओके, तो रैखिक जो है इसका मतलब जिस पॉलिनोमियल की घात एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते थे। एक एग्जांपल मैं देता हूं, 5x+3। इसमें वेरिएबल की घात कितनी है, एक है, मतलब कि ये रैखिक है, रैखिक बहुपद है। ओके, तो आपको रैखिक के बारे में पता चल गया होगा कि रैखिक क्या होता है, कि जो भी हमारा बहुपद दिया गया है उसकी घात एक होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते कि एक चर वाला, एक चर वाले से क्या, हमने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था उसको हमने वेरिएबल, चर का मतलब क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल के हिसाब से भी 3 भागों में बांटा था। पहला एक चर वाला, दूसरा 2 चर वाला और तीसरा 3 चर वाला। ओके, तो एक चर वाला क्या था, ये था। 2 चर वाला क्या था, ये था। 3 चर वाला क्या था, इसमें देखो एक चर आ रहा मतलब सिर्फ x आ रहा है, या यहाँ पे y होता और यहाँ पे भी y होता और मैं 3 कर देता, इट्स ओके, क्योंकि इसमें चर सिर्फ मुझे y दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा, इसमें x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, मतलब कि ये जो है 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। ओके, और ये 3 चर वाला a, b और c 3 वेरिएबल दे रखे। वेरिएबल का मतलब आप इंग्लिश अल्फाबेट के कौन से भी लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम x, y और z को ज्यादा मान्यता देते हैं और इसके बाद हम किसी को मान्यता देते हैं तो a, b और c को देते हैं। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि एक चर वाला और 2 चर वाला बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ना चाहूंगा कि इक्वेशन मतलब कि समीकरण किसे कहते हैं। इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं हम समीकरण। ओके, समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण जब मैंने 2x+3 और इक्वल टू 0 कर दिया, जब इक्वल टू कहीं लिखा हुआ आ गया किसी बहुपद के आगे और उसकी एक जो वैल्यू है वो आगे लिखी हुई है, इसका मतलब कि ये एक समीकरण बन चुकी है, मतलब कि इसकी दोनों जगह वैल्यू सेम है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इक्वेशन इसे कहते हैं जहां पे भी इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा और 0 या फिर कोई भी डिजिट लिखी हुई आई हो या फिर कोई सेम इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी हुई आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक समीकरण दे रखी है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान दे रखा है। ओके, और दोनों तरफ बैलेंस करके चलना होता है। एक चीज और ध्यान रखनी कि समीकरण ये जो है प्रॉपर तरीके से मैंने एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको ही यहाँ पे मैंने
क्रॉप करके यहाँ पे लेके आया हूं कि एक भी लाइन आपकी छूटनी नहीं चाहिए। लाइन क्या लिखी हुई है देखिए, एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना होता है। कौन सी बातें हैं? एक रेखिक समीकरण की बात कर रहा है। रेखिक समीकरण मतलब जिसकी घात 1 हो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। अगर कोई समीकरण दे रखी है, ओके, और इसमें अगर मैं मान लो कि 5 जोड़ देता हूं दोनों पक्षों में, तो कैसे जोड़ूंगा मैं इसे? 0 + 5 दोनों तरफ मैंने जोड़ दिया तो क्या आ गया? 8 = 5, राइट। अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन दोनों सेम है। कैसे? अगर जब मैं इसे 5 को इस तरफ डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है? वापिस से 3 मिल जाता है, और प्रॉपर तरीके से वही इक्वेशन मिल जाती है जो पहले थी। तो मतलब जो मैंने समान संख्या इधर उधर जोड़ू तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सेकेंड चीज ये है कि अगर दोनों पक्षों में समान शून्यतर का मतलब नॉन जीरो, मतलब जो जीरो ना हो, ऐसी संख्या से गुणा या भाग दे दूं दोनों समान संख्या से दोनों ओर, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी थी। आगे चलते हैं। रिप्रेजेंट, मुझे ये बताओ कि 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ax + by + c = 0। ठीक है, मान्यताओं के हिसाब से हम x और y को ही प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पे x y लिखा हुआ है। और a b और c जो है वो अचर हैं। क्या है? अचर। इसमें वेरिएबल कितने दे रखे हैं आपको? एक दे रखा है और ये दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है, मतलब ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, और इसका ये यूनिक इक्वेशन है, मतलब कि व्यापक समीकरण है, उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, ax + b = 0, अगर यहाँ पे ax + b = 0 लिखा है तो उसको भी 2 चर वाले रेखिक समीकरण में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी उसका उदाहरण है। क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ होगा तो ये हमेशा 0 हो जाएगा और सेम इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी। लेकिन इसको 2 चर वाली बनाने के लिए हम y को 0 से मल्टीप्लाई करके इसके बीच में रख सकते हैं, ताकि हम इसे 2 चर वाली रेखिक समीकरण बना सके। ओके, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे इन चीजों को लेके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये यूनिक जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा संभाल के रखना है। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तक आ चुके हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए तथा प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। पहला इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 4.37। देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4.37 को मैं इधर ले आता हूँ तो वो माइनस के हो जाएंगे, और उधर तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो ये मैं इसको ले आया हूँ, देखो ax + by + c के रूप में लेके आ गया हूँ इसको। तो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू ये रही। ठीक है, a = 2, b = 3 और c = क्या है? माइनस का 4.37 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसकी व्यापक इक्वेशन क्या है? ये है। ठीक है, तो ये माइनस का 4.37 हुआ। अब मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है? x - 4 = √3y। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस √3y को इस तरफ डाल देता हूँ, तो ये माइनस के आएंगे, इधर डाल दिया, और -4 का -4। अब इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? क्या? -√3y। ठीक है, और प्लस और माइनस का 4 = 0। तो a क्या हो गया? a तो 1 हो गया। ठीक है, b क्या हो गया? माइनस का √3y। c क्या हो गया? माइनस का 4। ठीक है, वैसे ही इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है? इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है कि 4 = 5x - 3y। इस 4 को मैं इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, तो माइनस के 4 हो गए और इधर 0। अब मुझे ये बताओ कि ये = 0 मैं इस तरफ रखूं या फिर इस तरफ रखूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें इक्वेशन में चेंज नहीं आता है। ठीक है,
तो ये मेरी बन गई इक्वेशन। अब मुझे बताओ इसमें ए क्या है, 5 है, बी क्या है, -3 है, और सी क्या दे रखा है, -4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2x = y। तो मैं काम करता हूं, इस y को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूं, इधर को 0 कर देता हूं। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे? तो हमें इजीली a की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू -1 मिल गई, और c की वैल्यू 0 मिल गई। बस ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, ax + by + c = 0। इसको ऐसे व्यक्त करना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, x = -5। तो एक काम करो, -5 को इस तरफ लेके जाओ, x + 5 = 0। अब यहाँ पे y वाला कुछ पोर्शन ही नहीं दे रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैंने आपको अभी बताया था 0.y + 5 = 0। देखो मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ गया ना, बस वही करना है। दूसरा क्या कह रहा है, y = 2। 2 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब मुझे x की कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लो, ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x = 3। 2x और -3 = 0 कर दो, क्योंकि 3 को मैंने इधर डाल दिया। ठीक है, अब मुझे y की कुछ वैल्यू नहीं दे रखी, तो 0.y कर देता हूँ, और -3 ऐसे रहने देता हूँ। बस अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके बताना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं। जहां पे x नहीं दे रखा है उसको 0.x कर दो, जहां पे y नहीं दे रखा है उसको 0.y कर दो। ओके, ज़्यादा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्नावली नंबर 4.1। ठीक है, अब देखो, अब आएंगे सवाल। एक नोटबुक है, ठीक है, एक नोटबुक मैंने मार्केट से लेने की कोशिश करी कि कीमत, एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक पेन दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, एक पेन दे रखा है। ठीक है, और इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। कौन सा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखो हमें मानना है कि नोटबुक की कीमत कितनी है, नोटबुक की कीमत x है, और कलम की कीमत कितनी है, कलम की कीमत है y। ओके, तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की कीमत कितनी है, y, और कितने गुनी है, 2 गुनी है। मतलब एक नोटबुक = 2 कलम, राइट? ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। तो हाँ बिल्कुल, अब 2y को इधर ट्रांसफर कर दो और = 0 कर दो, ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण आ गया। ओके, बहुत इजी था गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की देरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को इसके रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2x + 3y = 9.35 का बार। ओके, अब मुझे बताओ, इसको मैं इस तरफ ले लूँ क्या, 0। अब a का मान क्या आ गया, 2, b का मान आ गया 3, c का मान आ गया -3. ये ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ना। देखिए 935 - 93 कर दो, और नीचे 9 और 1 0 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और उसको इस तरफ ट्रांसफर करके वही c के रूप में लिख देना। ठीक है, देखो बार होता है ना, तो उसको सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, वो आप पहले चैप्टर में पढ़े थे, आपको याद होता है। x = 9.355555 इसे करवाया था। अगर 1 पे बार है तो 10 का गुणा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा और 5555 आगे चलता रहेगा। ठीक है, वैसे अब इसमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही ये मैंने शॉर्टकट में बताया है। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x - 1/5 y - 10 ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे बताओ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1/5 है,
सी की वैल्यू -10। ठीक है, कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, सब दिखता हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, -2x + 3y = 6। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, -2। पहले इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2x + 3y, 6 को इधर ले आता हूँ, माइनस का हो गया, =0। ए की वैल्यू -2 हो गया, बी की वैल्यू +3 हो गया, सी की वैल्यू -6 हो गया, बी की वैल्यू +3, सी की वैल्यू -6। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा हूँ, x = 3y। अब 3y को मैं इधर लेके आता हूँ, प्लस का 0 कर देता हूँ, =0 हो गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, बी की वैल्यू आ गया -3, सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, इजी वे में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2x = -5y। ठीक है, 2x -5y को इधर लेंगे तो प्लस के 5y। ठीक है, =0। तो a का मान क्या है, 2, b का मान क्या है, 5 और c का मान क्या है, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे करता हूँ, 3x + 2 = 0। ठीक है, यहाँ पे 3x + 0.y + 2 = 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे y नहीं दे रखा है, तो उसको मैंने y को बना दिया। तो a = 3 हो गया, b = 0 हो गया, c = 2 हो गया। बस इतना सा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है y - 2 = 0। यहाँ पे x नहीं दे रखा है, तो 0.x + y - 2 = 0। क्योंकि अगर इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँ x का, तो वो 0 हो जाएगा हमेशा। तो वही इक्वेशन हमें वापस मिल रही है, लेकिन x को माना है, इसे लिखना पड़ेगा, तब जाके हमें a की वैल्यू मिलेगी। ओके, और c की वैल्यू -2। क्वेश्चन नंबर 8 का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। 5 = 2x, इसको लिख सकता हूँ 2x - 5 = 0। 5 को मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो गया, 0 बचेगा। अब 0 में इधर लगाओ कि इधर लगाओ, इक्वल टू में बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या नहीं दे रखा है, y नहीं दे रखा है, -5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, a = 2, b = 0 और c = -5। ठीक है, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ये हमने पढ़ी थी ये लाइन, उसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब सिर्फ, या फिर कह सकते हैं केवल और केवल, या कह सकते हैं ओनली एक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है, मतलब कि इसके करोड़ों, लाखों, अरबों हल हो सकते हैं। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, 2x + 3y = 0 को अगर मैं सॉल्व करूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या, अगर मैं x = 0 कर दूं, ठीक है, तो y = 0। सॉल्व करने का आइडिया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके अंदर मैं बहुत सारी संख्या पुट करके 0 ला सकता हूं, राइट। तो इसके बहुत सारे अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बताता हूं मैं आपको कि इसके 4 अलग अलग हल निकालने। देखिए 4 हल। पहला हल, अगर मैं x = 0 कर दूं, ठीक है, x = 0 लिख दो यहाँ पे, 2y = 6। ठीक है, 2y = 6, 0 का कुछ तो मान होता ही नहीं है, y = 6/2, y = 3। अगर जब मैं x = 0 लगाता हूँ तो क्या होता है, मुझे y = 3 मिलता है, पहला हल। ठीक है, दूसरा हल, y = 0 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो x + 0 = 6, x = 6। तो x = 6 और y = 0 मुझे मिला। क्या मिला, y = मुझे 0 मिल गया। ओके ऐसे ही मैं अगर एक काम करूं, तीसरा मैं करूं कि x = 1 रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2y = 6, 2y = 5। एक को मैंने यहाँ डाल दिया तो माइनस का हो गया, 6 में 1 गए तो 5 बच गया, और y = 5/2। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ x = 1 और y बराबर क्या, y = 5/2। ठीक है, वैसे क्वेश्चन चौथा हल में निकाल दूंगा कि y = 1 निकाल दूंगा। ठीक है, तो मुझे x का मान मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मिलना होगा। ठीक है, x का मान मुझे 4 मिलेगा। ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, ऐसे मुझे 4 मान मिले हैं। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हल कैसे निकालने। बस एक की वैल्यू रख दो, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसने कहा है कि ध्यान दीजिए कि एक हल प्राप्त करने की सरल विधि क्या है। एक बार तो x को 0 ले लो तो y की मान इजीली निकल जाएगी, और एक बार y का मान प्राप्त हो गया तो उसके बाद y को 0 ले लो और x का मान निकल जाएगा। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे x को 0 ले लिया, y इजीली निकल गया, फिर y को 0 ले लिया, फिर x इजी। तो ये दो हल निकालने का इजीएस्ट तरीका है। आगे फिर x बराबर 1, x बराबर 1/2, x बराबर तुमको दुनिया में कोई भी संख्या लिखनी है तुम लिख सकते हो, y का मान आपको मिलेगा। ओके, लेकिन अगर इजीएस्ट वे कोई है तो यहाँ पे x एक बार 0 कर दो, y एक बार 0 कर दो, बस एक है ना 4 है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित समीकरण प्रत्येक के दो हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण, ठीक है, 4x + 3y = 12। सबसे पहले मैं x बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो x × 0 + 3y = 12। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 3y = 12 हो गया, और y का मान क्या हो गया 12/3, 3 चौके 12 y का मान। तो इसको मैं 0 और 4, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये x का मान हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये जो है x की वैल्यू होती है और ये हमेशा y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में है ना आपके, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, हम अब ऐसे ही निकालेंगे, एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही नंबर लिख के दे देगा, ये पुट करो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसका दूसरे सॉल्यूशन पे। y = मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पे मैं y = 0 कर दूँ तो ये मेरा 0 हो गया, बचा क्या 4x = 12, x = 12/4, x = 3। बस आपके दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकल गए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, 2x + 5y = 0। अगर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ तो y बराबर मुझे क्या मिलेगा 0। ठीक है, y बराबर मुझे क्या मिलेगा, कैसे, देखो 2x की जगह 0, 5y = 0, ये तो 0 हो गया। अब 5y = 0, और y और 0 के नीचे मैं 5 लिखूँ तो भी ये y बराबर 0 होगा। 0 के नीचे कोई भी डिजिट लिखो वो हमेशा 0 ही हो जाती है। तो अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 0 0। ठीक है, x x ओपन में 0 रखा तो y भी 0 मिल गया। अब ये मत कर देना गलती कि y = 0 कर दो, y = 0 कर दो तो x = 0 ही मिलेगा आपको, तो ये तो सेम कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये नहीं चलेगा। इस चीज से थोड़ा सा बच के रहना है। अब आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी या फिर y की वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू इज इट इज रहने दी, 2 + 5y = 0। 2 को यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया, 5 बराबर -2 और y का मतलब क्या होगा -2/5। ये आपका दूसरा हल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 0 0 कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0 मत करके आ जाना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 3y + 4 = 0। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं x बराबर 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो x तो 0 हो गया, 3y बराबर -4 हो गया, y बराबर -4/3 हो गया। ठीक है, तो क्या आया 0 और 4/3। अब मैं यहाँ पे y बराबर 0 कर देता हूँ, यहाँ पे तो 0x + y बराबर 0 तो 0 हो गया, 4 = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -4/0। ठीक है, अब क्या ये सही है, मुझे ये बताओ, ये सही है क्या, x की वैल्यू इनफाइनाइट सही है क्या, या x की वैल्यू 0 होगी सही है क्या, क्या सही है इसमें से ये बताओ। बताइए, देखिए जब हम y बराबर 0 कर देते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है। ओके, इनफाइनाइट का मतलब होता है अगर किसी संख्या के नीचे 0 कर देते तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि देखिए इसका हल हम कैसे कर सकते हैं, इनफाइनाइट वाली चीज़ आपके दिमाग से थोड़ी सी बाहर होगी। मैंने ये चीज़ लिखी थी, अब मैं एक काम करूँ x बराबर 1 कर देता हूँ।
ठीक है, तो भी मुझे 0 मिलेगा। और 3y + 4 y बराबर -4 बाय क्या हो गया 3। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू इनफाइनाइट तक कुछ भी रखो, ठीक है, हमेशा आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी -4/3। ठीक है, आगे चलते हैं। 4.2 आ गया। 4.2 का क्या है कि इस इक्वेशन का कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो इक्वेशन को मैं y को इधर ले आता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ x बराबर 0 करूँ तो y का मान क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, -5 बराबर -5, -y = -5, माइनस से माइनस कर गया, y = 5, y = 5। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1 लिखेंगे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 बहुत लिख दो, लेकिन हमेशा हमें एक लाइन हमने पढ़ी थी, हमने लाइन क्या पढ़ी थी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखना है, 3x - y + 5 = 0। ये 2 चर वाला समीकरण है, मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्यों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। निम्न के प्रत्येक के 4 हल निकालने, जैसे हमने हल निकाल रहे थे वैसे ही निकालने। x बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो, फिर x बराबर 1 पुट करना और फिर y बराबर 1 पुट करना, आपका आंसर आ जाएंगे। और ये चीज़ आप सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी बेस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन नहीं है। x - 2y = 4। ठीक है, ये जो पुट कर रखे ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक करके x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 दे रखी है। हमें ये देखना है यहाँ पे क्या आया -4 जब पुट करने पे, यहाँ पे ये सारी चीजें पुट करने पे हमें ये सेम टू सेम मिल जाता है ना, तो हम कहेंगे कि ये इसका हल है। तो क्या ये इसका हल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये -4 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, नहीं, ये हल नहीं हो सकता। 2 और 4 करते हैं, 2 और 4 कैसे, x - 2y = 4, 2 x की जगह और y की जगह 0। ठीक है, क्या आ गया 2 बराबर 4 है क्या, नहीं है हल। ठीक है, अब थर्ड क्या दे रखा है 4 और 0। इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4 बराबर 4 आ रहा क्या, ये हल है इसका। क्या हल है, ये हल है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, √2 4 √2, √2 4 √2। ठीक है, इसको यहाँ डाल देते हैं। चलिए, इक्वेशन क्या थी, x √2 4 √2 = 4। ठीक है, अब मुझे बताओ √2 - 8 √2 = 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे √2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल गया 1 - 8 = 4, 7 माइनस का 7 √2 = 4। क्या इसके बराबर है, नहीं है, हटाओ, ये भी इक्वल नहीं। अब 1 1 पुट कर दो, सॉरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रखी है। x - 2y = 4 में x बराबर 1 कर दो, y बराबर क्या कर दो 1, क्या आ गया 1 - 2 = 4, -1 = 4 है क्या सेम, नहीं, मतलब ये भी इसका नहीं, तो सिर्फ ये एक ही इसका हल होगा। ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। k का मान ज्ञात करना, जब x y के मान दे रखे इसमें डाल दो बस, 2x + 3y = k। x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है। ठीक है, बस 4 + 3 = k, k = क्या आ गया 7, बस k की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया आपका। चलिए, तो हमने चौथी प्रश्नावली कंप्लीट कर दी। अब थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, यहाँ से हमें क्या होता है, सारी चीज़ों का नॉलेज एक बार वापस हो जाता है। चलिए, तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा, ax + by + c = 0 के रूप में समीकरण को, जहाँ a और b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, हमने पढ़ा।
दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, जब इसको हम ग्राफ पे डिवाइड करें, जैसे कि हमने 0 और 1 इनका हल निकाला, जैसे हल निकालते हैं ना तो उसको प्रॉपर तरीके से हम ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी हल निकलते हैं इसको ग्राफ में प्रॉपर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ग्राफ बना होता है ना, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ऐसे नंबर्स को कैसे पॉइंट करना है, तो बस इनका कहने का सेंस बस यही। तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है चैप्टर 4, प्रश्नावली नंबर 4 कंप्लीट हो गई है हमारी। और अब हम जाएंगे, अटैक करेंगे सीधा वन शॉट पे प्रश्नावली नंबर 5। ओके, तो गाइस हम लोग 9 to 12 पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।